बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लोअर जीआईटी। तो लोअर जीआईटी के हम पास्ट एससीक्यूज़ को देख लेते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने अपर जीआईटी और दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो अपलोड कर दी है। स्टार्ट करते हैं लोअर जीआईटी। तो सबसे पहला टॉपिक है इलियोसिकल या इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो इसमें आपको पहले पल्मोनरी टीबी की हिस्ट्री मिलेगी। पल्मोनरी टीबी की हिस्ट्री में यह होगा कि 1 महीने से ज़्यादा का बुखार है, लो ग्रेड है, क्रॉनिक ऑनसेट का है, खांसी भी है, या किसी फैमिली में से किसी को टीबी है, तो ये पल्मोनरी टीबी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देगा। ठीक हो गया। फिर इसकी 2 टाइप्स होती है, अल्सरेटिव और हाइपरप्लेस्टिक, और तीसरी होती है सेक्लोरेटिक टाइप। जो अल्सरेटिव टाइप होती है, ओके, ठीक है, इसमें आपको डायरिया और वेट लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन डीप ट्रांसवर्स अल्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप ट्रांसवर्स अल्सर अल्सरेटिव में और हाइपरप्लास्टिक में मैथ देखने को मिलेगा राइट इलिक फोसा के अंदर। क्लियर? इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन, डायरिया, एनीमिया, वेट लॉस के सिम्पटम भी देखने को मिल सकते हैं। सेक्लोरेटिक टाइप में नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और बात रट्टा मार लेना कि अगर स्मॉल बोवल का ट्यूबरक्लोसिस है तो लार्ज फुल स्वेलिंग स्टूल हो गए, और अगर लार्ज बोवल का है तो स्मॉल ब्लड स्टेन स्टूल देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस की वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके, और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो टर्मिनल आइलियम और इलियोसिकल जंक्शन होती है, और जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो होती है अल्सरेटिव। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी? ऑब्स्ट्रक्शन साइट कहाँ पे होगी? टर्मिनल आइलियम और इलियोसिकल जंक्शन। और जो टाइप है वो अल्सरेटिव टाइप होती है। अल्सरेटिव टाइप में डीप ट्रांसवर्स अल्सर देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? और इसको आपने टाइप से सेपरेट करना होता है। आगे चलते हैं इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस हाइपरप्लास्टिक में क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? पहले ब्लड एग्जामिनेशन कराओगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी। तो सीबीसी में एनीमिया मिलेगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा होगा। कल्चर कराओगे, पीसीआर कराओगे, स्पेसिफिक में आ जाते हैं एब्डोमेन के अंदर। चेस्ट या एब्डोमिनल एक्सरे करा लोगे। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको क्लब सैंडविच या स्लाइस ब्रेड साइन देखने को मिलेगा। स्लाइस ब्रेड साइन का मतलब है कि जो लूप्स ऑफ बॉबल है उनके दरमियान फ्लूइड जमा हो जाएगा ड्यू टू लोकल एक्सुडेशन। ओके, और इसके अलावा बेरियम अनीमा और फॉलो थ्रू कराओगे। तो क्लब सैंडविच या स्लाइस ब्रेड साइन रट्टा मार लेना। एंडोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी और सबसे बेस्ट होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती है। ओके, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का रट्टा मार लेना। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी करा लेंगे ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। अब हम आगे आ जाते हैं डीडीज ऑफ, ओके, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस या मैस इन राइट इलिक फोसा। अगर राइट इलिक फोसा में मैस है तो सबसे पहले अपेंडिकुलर फ्लैगमोन या अपेंडिकुलर मैस को रखना होता है। लिम्फोमा, सिकल ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिनोमाइसिस, क्रॉन्स डिजीज, ओके, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस, इन सबको आपने राइट इलिक फोसा की मैस में रखना होता है डिफरेंशियल के तौर पर। अब सर्जरी कब करनी होती है? जब करनी है जब मैल एब्जॉर्प्शन हो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या थी उसकी? ओके, ऑब्स्ट्रक्शन थी, तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन में करना होता है, मैल एब्जॉर्प्शन में करना होता है। इसके अलावा पैरोटिनाइटिस या परफोरेशन में करती है, जी हेमरेज में भी करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, आइसोनियाज़ोट्रिप्टन, पिराज़िनामाइड, एथिम्ब्यूटोल। सर्जरी में स्ट्रक्चरोप्लास्टी करेंगे और सेगमेंट को रीसेट कर देंगे, ओके, जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर? इसके बाद चलते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इसमें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री मिलती है। और टॉक्सिक मेगाकोलोन कब लेवल करते हैं? जब किसी बंदे को सीवियर एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, टैकीकार्डिया है, और जो क्लोन का साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं मेगाकोलोन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री होगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, डायरिया की हिस्ट्री होगी, न्यूट्रोफिल्स आएँगे और क्लोन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, तब इसको टॉक्सिक मेगाकोलोन कहते हैं। अदरवाइज़ सिंपल अगर ब्लडी डायरिया हो, लेफ्ट इलिक फोसा में पेन हो, तो आपने क्या लेवल करना होता है? आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस लेवल करना होता है। ओके, अब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सीबीसी कराओगे, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, एल्ब्यूमिन करा लोगे, एलएफटीज़ करा लोगे। सीरोलॉजिस्ट के अंदर स्पेसिफिक चलते हैं। सीरोलॉजिस्ट में पीएम का लेवल ज़्यादा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ में आपको एस का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। एंटीसाइक्रोमाइसिस सारी बेसिक एंटीबॉडी ज़्यादा पॉजिटिव आती है। बस स्टूल का माइक्रोस्कोपी और कल्चर कराया कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा फीकल फीकल लैक्टोफेरिन और कैलप्रोटैक्टिन करते हैं। फीकल कैल लैक्टोफेरिन और कैलप्रोटैक्टिन ये भी बढ़ जाते होते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर। अब मेन जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी होती है, ओके। इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? कंटीन्यूअस इन्फ्लेमेटरी लीजन देखने को मिलती है, डिफ्यूज एरिथेमा होता है, क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिलती होती है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता होता है। क्लियर? इमेजिंग के अंदर आप प्लेन एब्डोमिनल एक्स-रे करा लोगे, ओके। जो प्लेन एब्डोमिनल एक्स-रे होता है और सीटी स्कैन होता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन को डायग्नोस करने के लिए होता है, ओके। और बेरियम एनीमा में आपको क्या मिलता है? लेड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलती है ड्यू टू लॉस ऑफ फॉस्फोरेशन। बाकी सीटी कोलोनोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जनरल में है कि पार इंटीरियर न्यूट्रिशन देनी है, एनजी डिकम्प्रेशन करनी होती है, रेक्टल ट्यूब डिकम्प्रेशन देनी होती है, वेनकोमाइसिन या फिडोक्सामाइसिन देनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना होता है, पोटेशियम को ठीक करना होता है, ये तो जनरल आ जाएगी। अगर किसी को माइल्ड डिजीज़ है, निमोनिक है, आपा, पहले आपने अमाइनोसैलिसिलिक एसिड देना है, ओके। मॉडरेट के अंदर इंडक्शन में आपने पेराडिनिसोलोन देना है, फिर दोबारा मेंटेनेंस के लिए अमाइनोसैलिसिलेट एसिड प्लस एंटी-टीएनएफ प्लस थायोपिरिन हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट टू सीवियर, और बाकी अदर्स में आप विटामिन डी एनालॉग्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। सर्जरी के अंदर क्या है? अगर अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस सीवियर है, रिफ्रैक्टरी है, ठीक नहीं हो रहा, कैंसर की सस्पिशियस है, तो आपने सर्जरी करनी होती है। सर्जरी है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियोइनल पाउच एनास्टोमोसिस, ओके। या फिर पूरी की पूरी पैन प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर देंगे विद इलियोस्टोमी कर देंगे, ठीक हो गया, ओके।
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी मेंटेनेंस थेरेपी में एंटी-टीएनएफ और थायोपीरिन आपने रट्टा मार लेना, जो कि मेंटेनेंस थेरेपी में हम देते होते हैं। अब सर्जरी की क्या इंडिकेशन होती है? निमोनिक होता है पेन्स, ओके, पी से पैरोटिनाइटिस है, आई से इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, एन से नियोप्लेज़िया हो जाएगा, एस से सेप्सिस हो जाएगा, ओके, या सीवियर फुलमिनेटिंग डिसीज़ है, ओके। इसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन है, क्रोनिक ब्लीडिंग में करते होते हैं। और जो आपने टॉक्सिक मेगाकोलोन में जो आपने सर्जरी की है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इल्यूमिनल एनास्टोमोसिस या पैन प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियोओस्टोमी, तो जो आपने पाउच क्रिएट किया तो उस पाउच की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको बोलते हैं पाउचाइटिस। पाउचाइटिस हो सकता है, सेप्सिस या फिस्टुला देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछ रहे हैं, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके, एक्यूट या क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, जो क्रॉनिक है उसने एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फाइंडिंग सारी बता दी है। ओके, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फाइंडिंग के अंदर कौन-कौन सी फाइंडिंग होती है आपको पता है, स्किन में पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, एरिथेमा नोडोसम, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम है, आइराइटिस, यूवाइटिस वगैरह देखने को मिल सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सैक्रोलियाटिस आर्थराइटिस है, एक्यूट में टॉक्सिक मेगाकोलोन है, ओके, इंटेस्टाइनल परफोरेशन फट सकती है, सीवियर हेमरेज होगा, जबकि क्रॉनिक में कैंसर रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। ओके, अब इसकी सीवियरिटी को देखने के लिए एक स्कोर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू लव विट स्कोर। ओके, इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, निमोनिक होता है द एचएमपी, ओके, द टी से क्या होगा, टी से टेम्परेचर होगा, एच से आपका हार्ट रेट कर लो, ई से आपका ईएसआर आ जाता है, एफ से आपका दोबारा एचबी आ जाएगा, एम से आपकी मूवमेंट्स ऑफ बॉवेल आ जाती है, और बी से आपका ब्लीडिंग एंड स्टूल आ जाता है, ठीक है। अब सीवियर कब लेवल करते हैं, सीवियर में जब टेम्परेचर क्या होगा, 37 से ऊपर का होगा, ओके। एच से था हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट आपको 90 से ऊपर देखने को मिलेगा, ई से क्या होगा, ईएसआर टी से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। एच से क्या था, एचबी था, तो एचबी आपको कम देखने को मिलेगा, ओके, 10 से कम हो जाएगा। एम से क्या था, मूवमेंट्स ऑफ बॉवेल है, तो मूवमेंट्स ऑफ बॉवेल क्या हो जाएगी, ओके, 6 से ज़्यादा हो जाएगी, और बी से ब्लीडिंग है, तो ब्लीडिंग +3 का रट्टा मार लेना। अब क्रॉन्स डिज़ीज़ आ जाती है, क्रॉन्स डिज़ीज़ में क्या होता है, ओरल अल्सर होते हैं, इसमें वाटरी डायरिया देखने को मिलता होता है, कॉलर बटन अल्सर या कॉलर स्टड अल्सर आपको देखने को मिल सकते हैं, म्यूकोसा सबम्यूकोसा में फिस्टुला परफोरेशन होती है, आलियम को इन्वॉल्व करता होता है। और क्रॉन्स डिज़ीज़ में रट्टा मार लेना कि फैट की सपोनिफिकेशन, सॉरी, फैट की एब्जॉर्प्शन कम होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एरिथेमा नोडोसम भी हो सकता है, जो कि रेड शिन होता है, पैनिकुलाइटिस होता है, ओके। तो इसमें मैल एब्जॉर्प्शन होती है, डायरिया देखने को मिलता है, एप्थस अल्सर देखने को मिलता है, स्किप अल्सरेशन, स्किप लीजन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से साइनसिस, फिस्टुला, ये सब कुछ बन जाते होते हैं, क्लियर। आगे ये पढ़ लेते हैं अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन इन क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है वो एप्थस अल्सर होती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होती है, ब्लरिंग ऑफ म्यूकोजल स्ट्रिप और ग्रैन्युलर अपीयरेंस देखने को मिलती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस थी उसकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी था, जिसमें आपको क्या मिलती होती है, उसमें सूडोपोलिप्स क्लेफ्ट एब्सेस देखने को मिलती होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें सीटी एंटीरोकोलाइसिस होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम इन्वॉल्व होती है, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ में रेक्टम स्पेयर हो जाती है। क्रॉन्स डिजीज़ में फिस्टुला फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर होती है, जबकि अल्सरेटिव में कार्सिनोमा होता है। क्रॉन्स में एंटीसेप्टोमाइसिस सेरेविसी एंटीबॉडी होती है, जबकि उसमें आप कह सकते हो कि अल्सरेटिव के अंदर आपको पीएन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है, क्लियर। इन्फ्लेमेटरी मार्कर कौन-कौन से थे, एक्यूट फेज प्रोटीन जिसमें आपका ल्यूकोसाइटोसिस आ जाएगा, ईएसआर, सीआरपी और प्रोसोम्यूकाइड है, और स्पेसिफिक मार्कर के अंदर आपका फीकल कॉलप्रोटैक्टिन और फीटल लैक्टोफेरिन आपने पढ़ा था। अब रेडियोलॉजिकल फीचर ऑन स्मॉल बॉवेल फॉलो थ्रू है, तो आपको कोबलस्टोन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है, क्लियर। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर आपको देखने को मिलता है, ओके। इसके अलावा बोवल वाल की आपको थिकनिंग देखने को मिलती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रीपिंग फैट आपको देखने को मिल सकता होता है। बेरियम एनीमा में आपको कोलेस्टेड अल्सर या कोलेस्टेड बटन अल्सर देखने को मिल सकता है, कॉलर बटन अल्सर या कॉलर स्टड अल्सर, क्लियर। इसके अलावा आपको स्किप लीजन देखने को मिलती है, ऑसिलिटी में कंटीन्यूअस होती है, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर जो उसमें जो सर्जरी होती है वो पेलिएटिव होती है, मेन मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करनी होती है। सर्जरी में स्मॉल बॉवल स्ट्रक्चरोप्लास्टी है, स्मॉल बॉवल की रिसेक्शन करनी होती है, लाइक टेम्परेरी लोब इलियोस्टोमी आपने करनी है, या कोलोरेक्टल रिसेक्शन करनी है, कैसे करोगे, कोलेक्टोमी करोगे, ओके, प्रोटेक्टोमी कर दोगे, या प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियोइनल एनास्टोमोसिस है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चरोप्लास्टी तो रट्टा मार लेना, स्ट्रक्चरोप्लास्टी या टेम्परेरी लूप इलियोस्टोमी, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम में पेरी एम्ब्रायकल पेन होता है, लेकिन वो राइट इलियक फोसा में शिफ्ट नहीं होता। मिलीना की हिस्ट्री होती है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है। रेड करंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलते होते हैं, सॉरी, मैरून कलर ब्रिक रेड कलर स्टूल देखने को मिलते होते हैं, जबकि रेड करंट जेली स्टूल आपको इंटरसेप्शन में देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। और आपको आप रेडियोग्राफी करो तो आपको क्या मिलेगा, मैकल्स डायवर्टिकुलम मिलेगा, जो कि 2 सेंटीमीटर 2 फीट अवे होता है फ्रॉम द इलियोसिकल वाल। इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है। रूल ऑफ 2 में क्या है, 2% प्रीवैलेंस होती है, 2 इंच लेंथ होती है, 2 फीट फ्रॉम द इलियोसिकल वाल्व होता है, और हाफ ऑफ दीस आर सिम्प्टोमेटिक बिफोर द एज ऑफ 2 ईयर्स, ओके। तो मैकल्स डायवर्टिकुलम की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मैकल डायवर्टिकुलम की कॉम्प्लिकेशन होती है, हैमरेज होती है, ओके। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है, जो कि अडल्ट में देखने को मिलती है। इसके अलावा मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस इंटरसेप्शन है, क्लियर। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, इंटरसेप्शन भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो बच्चों में होती है वो हैमरेज होता है, बड़ों में
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसके अलावा डायवर्टिकुलाइटिस या इंटरसेप्शन रट्टा मार लेना। इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर पे आ जाती है। कोलोरेक्टल कैंसर 50 साल से ऊपर वाले में देखने को मिलते हैं। जो लेफ्ट साइडेड ट्यूमर होती है उनका अर्ली प्रेजेंटेशन होता है, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स होती है, रेक्टल ब्लीडिंग होती है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूमर या राइट साइड की होती है लेट प्रेजेंट करते होते हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। अच्छा दोबारा बता देता हूँ, जो राइट साइड पे ना डायमीटर ज़्यादा होता है, तो राइट साइड वाले ना थोड़ी लेट प्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में डायमीटर कम होता है तो वो जल्दी ओके लेफ्ट साइड वाले जल्दी प्रेजेंट कर देते होते हैं। ओके राइट साइड में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता होता है, क्लियर, और लेट प्रेजेंटेशन होती है, और जो उनमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड होता है वो स्टूल से मिक्स होता है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, डायमीटर कम है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, और चेंजेस इन बोवल हैबिट्स आपको देखने को मिलती है, और रेक्टल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है, फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग होती है, क्लियर, ये आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है ब्लड एग्जामिनेशन लाइक सीबीसी, एलएफटी, कोआगुलेशन प्रोफाइल कराओगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। ओके तो कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी, या अगर आपने कोलोन के कैंसर को देखना है और अगर आपने रेक्टम के कैंसर को देखना है तो आपने रिजिड सिग्माइडोस्कोपी प्लस बायोप्सी लेनी होती है। बाकी डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा कराएगी। डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा में क्या मिलेगा, एप्पल कोर या नैपकिन रिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। कंट्रास्ट इनासिटी स्कैन स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करती है कोलोरेक्टल कोलोन के कैंसर में, जबकि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी है रेक्टल कैंसर की स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। इसके बाद इसकी स्टेजिंग पे आ जाते हैं। ओके जो इसकी स्टेजिंग होती है, ओके जो ड्यूक स्टेजिंग होती है, दूसरा टीएनएम स्टेजिंग होती है। ड्यूक हिस्टोपैथोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा ड्यूक वाला 3 जगह पे वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर ड्यूक्स क्राइटेरिया पूछे तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ड्यूक्स ग्रेडिंग पूछे तो ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में इस्तेमाल करते हैं, और ड्यूक स्टेजिंग पूछे तो ये होती है ओके कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। अब ए के अंदर क्या होता है, ए में क्या होता है, इन्वेजन ऑफ बट नॉट ब्रीचिंग द मस्कुलरिस प्रोपर्टी, मस्कुलरिस प्रोपर्टी को इन्वॉल्व करा लेकिन ब्रीच नहीं कर रहा। 2 में क्या होगा, ब्रीचिंग द मस्कुलरिस प्रॉपर्टी है बट नॉट इन्वॉल्व द लिम्फ नोड, ओके। और सी में क्या होगा, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। ए में इन्वॉल्व कर रहा है, ब्रीच नहीं कर रहा। बी में ब्रीच कर रहा है लेकिन लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। सी में लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा, और डी में क्या होगा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगा। बाकी टीएनएम स्टेजिंग यहाँ पे आ गई है। T1 मतलब मस्कुलरिस प्रॉपर्टी, T1 सब म्यूकोसा, T2 मस्कुलरिस प्रॉपर्टी, T3 पेरिकोलिक या सब सिरोजा में, लेकिन सिरोजा को ब्रीच नहीं कर रहा। T4 सिरोजा को ब्रीच कर गया। N1 से लेकर 3 लिम्फ नोड है, N2 4 से ज़्यादा होती है, M1 मेटास्टेसिस पॉजिटिव है, ओके। अब इसके बाद राइट हेमिकोलेक्टमी है। राइट हेमिकोलेक्टमी में कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हम रिमूव करते हैं, तो इसमें आप सीकम निकाल देते हैं, ओके। इसके अलावा सेंडिंग कोलन निकाल देते हैं, सेंडिंग कोलन है, ओके। इसके अलावा हेपेटिक फ्लेक्शन निकाल दोगे आप, ओके। प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन है, इसके अलावा डिस्टल 30 सेंटीमीटर टर्मिनल आइलियम और फैट और लिम्फ नोड है। किन स्ट्रक्चर को आपने बचाना है, इसका निमोनिक है डग, डुओडेनम, यूरेटर और पेनिटल वेसल्स, इसको आपने बचाना होता है, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं रेक्टल कैंसर। रेक्टल कैंसर के लिए क्या आपने करनी होती है ट्रीटमेंट, तो सर इसके लिए सर्जरी, कीमो, रेडियो करते होते हैं, ओके। कीमो में आपकी 5-फ्लोरोयूरेसिल और फोलिनिक एसिड, फोल्फॉक्स या फोलिनिक एसिड रेजिमेन होता है। सर्जरी में आप एपीआर, अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से कम का है, ओके, फ्रॉम द एनल वर्ज, ओके, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, एपीआर करना होता है, इसमें आपने परमानेंट कोलोस्टोमी लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर लो एंटीरियर रिसेक्शन है, लो एंटीरियर रिसेक्शन है, लो एंटीरियर रिसेक्शन जो कि 5 सेंटीमीटर से अवेक है, तो इसमें आप करते हो टेम्परेरी कोलोस्टोमी करते हैं, और हार्टमैन प्रोसीजर इसमें भी परमानेंट कोलोस्टोमी करते होते हैं। कीमोथेरेपी फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल है, और रेडियोथेरेपी है। ओके अब प्रोग्नोसिस पे आ जाते हैं। प्रोग्नोसिस डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूक स्टेजिंग है, तो अगर ए है तो 90, बी है तो 60 to 70, सी है तो 30, और डी होगा लेस देन 10% हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं डीआरई पे आ जाते हैं, ओके। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ओके। अच्छा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कंफर्मेटरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। स्क्रीनिंग कैसे करोगे, कोलोनोस्कोपी करते हैं, इसके अलावा एनुअल फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं, क्वैक टेस्ट करते होते हैं। सर्जरी के अंदर आ जाते हैं। सर्जरी में आपकी राइट हेमिकोलेक्टमी, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, सिग्मॉइड कोलेक्टमी और लेफ्ट एंटीरियर रिसेक्शन आ जाएगा। लो एंटीरियर रिसेक्शन तो ऊपर भी करते थे, एपीआर रट्टा मान लेना 5 सेंटीमीटर से कम वाले में करते हैं, और लो एंटीरियर रिसेक्शन 5 वर्ष से ज़्यादा वालों में करते हैं। कीमोथेरेपी में फोल्फॉक्स और कैपियोक्स था, फोल्फॉक्स में 5-फ्लोरोयूरेसिल था, फोलिनिक एसिड था, और ऑक्सैलिप्लाटिन था। कैपियोक्स में कैपिसिटाबान और ऑक्सैलिप्लाटिन था। रेडियो में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और स्टीरियोटैक्टिक थेरेपी आ जाती है, क्लियर। अच्छा इसके बाद जो कीमोथेरेपी होती है वो कोलोन के कैंसर में एडजुवेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रेक्टम में अपनी और एडजुवेंट करते हैं। रेडियोथेरेपी वैसे मेनली रेक्टम के कैंसर में होती है। कोलोरेक्टल कैंसर मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा का होता है, इनहल किरान का स्क्वेमस और कार्सिनोमा का होता है, ओके। जो ट्रीटमेंट और चॉइस होता है कोलोरेक्टल कैंसर का वो सर्जरी होता है, जबकि इनहल कैंसर में कीमो रेडिएशन होता है, नाइग्रो रेजिमेन को रट्टा मार लेना, ओके, ठीक है। अच्छा इसके बाद डीडीज पूछ रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, हेमोरॉइड्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करोगे आप, ओके। तो इसको छोड़ देते हैं, ओके। आपको सारा ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या-क्या करते होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इलियोस्टमी, ओके। इलियोस्टमी और कोलोस्टमी आपको पता है टेम्परेरी होती है, परमानेंट आपको देखने को मिलती है। तो अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? अर्ली कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक होता है बीडीएस की, आपको स्टोमच से ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, डायरिया और स्टोमल नेक्रोसिस है। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? लेट कॉम्प्लिकेशन में 4 एस होते हैं, स्टोमल रिट्रैक्शन, स्टोमल स्टेनोसिस, ओके, यानी स्टोमल रिट्रैक्शन है, स्टोमल स्टेनोसिस है,
स्टोमल हर्निया हो जाएगा, उसके लिए जो कंटेंट हो जाएगा वुंड पर। ओके, अब कब करेंगे क्लोजन? ओके, ठीक है, कब हम करेंगे क्लोजर? क्लोजर को डिलीट करेंगे जब तक अंडरलाइन कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन रिकवर नहीं हो जाती और इन्फ्लेमेशन ओके सबसाइड नहीं हो जाती विद सॉफ्टनिंग ऑफ एडिगन, जिसमें आपको तकरीबन 2 महीने लगते होते हैं। और रिवर्स करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसका नाम है लूपोग्राम, डिस्टल लूपोग्राम है। इंटेस्टाइनल स्टोमा क्या होता है? इंटेस्टाइनल स्टोमा क्या होता है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग्स होती है बोवल के अंदर, ओके, जो कि हम आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है बोवल के अंदर, जिससे हम फीसिस और फ्लैटस को बाहर की तरफ हम एक्सटीरियराइज करते हैं, ओके, बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और वहाँ पे बैग से कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी साइड्स क्या है? इलियोस्टोमी राइट इलिक फोसा में करते हैं, कोलोस्टोमी जो ट्रांसवर्स वाली या लूप कोलोस्टोमी होती है राइट अपर कॉर्डेट में करते हैं, और जो सिग्माइड वाली होती है लेफ्ट इलिक फोसा में करते होते हैं। अब हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आ जाते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में 4 कार्डिनल साइन होती है: पेन, वॉमिट, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, क्लियर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन है। अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन किया तो आप पहले पेन और वॉमिटिंग होगा, बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन और डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। जबकि अगर लार्ज कोलोन किया तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन और डिस्टेंशन देखने को मिलती होती है, ओके। बाद में आपको क्या देखने को मिलता होता है? ओके, बाद में आपको पेन और वॉमिटिंग देखने को मिलता होता है। पहले स्टार्ट करते हैं एडहेरेंस। अच्छा, ये जो एडहेरेंस होती है, हर्निया होता है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वॉल्वुलस होता है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता होता है, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन को भी कर सकते हैं। तो जो एडहेरेंस है इसमें आपको टीबी की या कोई रिसेंट सर्जरी की हिस्ट्री मिलेगी, और एब्डोमिनल एक्यूट एब्डोमेन की सिम्टम मिलेगी, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग और ऑब्स्टिपेशन देखने को मिलती है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? कुछ लोग टीबी वाली इन्वेस्टिगेशन आपने करानी है। टीबी वाली इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या मोटी-मोटी करानी थी? सीबीसी या सीआरपी कराना था टीबी वाला, कल्चर पीसीआर कराना होता है, चेस्ट और एब्डोमेन का एक्स-रे है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, बेरियम एनीमा, बेरियम व्हील फॉलो थ्रू और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपने क्या कराना होता है? एक्स-रे एब्डोमेन सुपाइन व्यू कराना होता है वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट में, और सीटी स्कैन करा सकते होते हैं। इसमें क्या मिलेगा? मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सबसे पहले हॉस्पिटलाइज़ करना होता है, रिससिसिटेट करना होता है, आईवी लाइन लगानी है, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीमाइटिक देनी होती है, माइटर्स को देखना होता है, इनपुट-आउटपुट चार्टिंग करनी होती है, क्लियर? ठीक है? ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देनी होती है, लाइक कोई ड्रग्स आपको बताएँ, सोनियाज़ाइड, पेनिपिराज़िनामाइड, एथिम्ब्यूटोल है। और अगर प्राइमरी केस ऑफ एडीएन है, अगर एडीएन पहली दफ़ा हुई है तो आपने क्या करना है? कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट 72 आवर्स तक है, ओके, ठीक है। और आपने डिवाइड ओनली पॉजिटिव एडीएन, सिर्फ पॉजिटिव एडीएन्स को आपने डिवाइड करना होता है, रिपेयर करना है सीरोज़ा की टियर को, ओके, लैप्रोस्कोपिक एडहेसियोलाइसिस करना है। अगर बार-बार अगर एडीएन हो रही है तो मेमोनिक होता है कैन, CAIN, केन, ओके। सी से चाइल्ड फिलिप्स ट्रांसमेसेंटेरिक प्लाइकेशन हो जाएगा, ओके। ए से क्या हो जाएगा? टीसियोलाइसिस आ जाएगा, जिसको एंटीरोलाइसिस भी कहते हैं। आई से आपका इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन आ जाएगा, और एन से नोबल्स प्लाइकेशन ऑपरेशन, नोबल्स प्लाइकेशन ऑपरेशन, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ सिम्पटम पूछे हुए हैं। अर्ली सिम्पटम है वही कोलिक, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है। लेट के अंदर क्या होता है? ओके, लेट जो कि साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें आपको फीवर, टैकीकार्डिया, डिहाइड्रेशन, ओके, हाइपोवोलेमिक शॉक, पायरेक्सिया, पैरोटिनाइटिस और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं सिग्माइड वाल्वुलस वाले टॉपिक पर। तो जो सिग्माइड वाल्वुलस वाला टॉपिक है, ओके, सिग्माइड वाल्वुलस ये आपका हमेशा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो सिग्मा वाला होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ओके। और आपने सिग्माइड वाल्वुलस में कब सर्जरी करनी होती है? जब डिकम्प्रेशन नहीं कर पाए बाइस फ्लेक्सिबल। डिकम्प्रेशन कैसे करते होते हैं? हम सिग्माइडोस्कोपी से करते हैं, कोई बोवल गैंग्रीन या परफोरेशन हो। अच्छा, सिग्माइड वाल्वुलस में भी कार्डिनल फीचर देखने को मिलते हैं: एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, एब्डोमेन डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन है। इसमें पैरोटिनाइटिस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है वो है कॉफ़ी बीन और ओमेगा साइन। कॉफ़ी बीन या ओमेगा साइन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बर्ड ऑफ प्री साइन, बर्ड वीक या एस ऑफ स्पीड ये आपको बेरियम एनीमा में देखने को मिलता है, ओके। तो एक्स-रे पे आपको ओमेगा साइन या कॉफ़ी बीन साइन आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक है। सिग्माइड वाल्वुलस है। अब इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट तो सेम हो जाएगी, बस इसमें करना क्या होगा? उसमें ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है। कैसे रिलीव करोगे? फ्लेक्सिबल या रिजिड आप सिग्माइडोस्कोपी देते होते हैं, और वहाँ पे आप फ्लेटेस्ट ट्यूब अटैच कर देते हैं सिग्माइडोस्कोपी से, ताकि हम क्या करें? कट की डिफ्लेशन करा दें, ओके। ऑपरेशन के अंदर क्या होते हैं? सिग्माइड कोलेक्टमी फॉलोड बाय कोलोस्टोमी, ओके। यानी इसमें मेन क्या करना है? सिग्माइड कोलेक्टमी फॉलोड बाय कोलोस्टोमी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट को रिसेक्शन करेंगे विद एनास्टोमोसिस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे सिग्माइडोपेक्सी भी कर सकते हैं, पॉल मिकोलिक्स है, इसके अलावा हार्टमैन प्रोसीजर है। हार्टमैन प्रोसीजर में टेम्परेरी कोलोस्टोमी करते होते हैं, और विद रेक्टल स्टम्प है, ओके। जबकि पॉल मिकोलिक्स में क्या था? रिमूवल ऑफ सिग्माइड कोलोन और कोलोस्टोमी करते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन ये आपको बच्चों में देखने को मिलता होता है। बच्चा काफ़ी रोना शुरू हो जाता है। 2 से लेकर 24 मंथ तक यानी 2 साल तक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चा रोएगा, अपनी टाँगों को उठा लेगा, पेल होता है, ओके। बिलनेस और कॉन्स्पिकुअस वॉमिटिंग होती है। रेड कुरेंट जेली स्टूल देखने को मिलता होता है, क्लियर। और इसमें एब्डोमेन के अंदर अम्बिलिकस वाले एरिया पे सॉसेज शेप लंप देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस हो गया राइट इलिक फोसा में, जिसको साइन ऑफ डांस कहते हैं। उसमें आपको रेड करंट जेली स्पुटम वगैरह भी देखने को मिल सकता होता है, ओके, ठीक हो गया। स्टूल देखने को मिल स्पुटम नहीं, स्टूल देखने को मिलता है।
मोस्ट कॉमन जो इंटरसेप्शन होता है वो केलियोकोलिक होता है, बड़ों में कोलोकोलिक को देखने को मिल सकता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन-कौन सी कराती होती है, ओके, प्लेन एब्डोमिनल एक्स-रे कराओगे जहाँ पे आपको टारगेट साइन या मेनिस्कस साइन देखने को मिलेगा। मेनिस्कस साइन एक और जगह पे भी था, ओके, वो कौन-सी जगह थी वो आपको मैंने यहाँ पर जीआईटी में बताया था, ओके, वो थी आपका हाइड्रेटेड लिवर सिस्ट, ओके। हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर भी क्या होता है, आपको मेनिस्कस या आपको क्रिसेंट साइन देखने को मिलता है चेस्ट रेडियोग्राफ में, या वाटर लिली साइन भी देखने को मिलता है हाइड्रेटेड सिस्ट में। अल्ट्रासाउंड में किडनी शेप मैच देखने को मिलेगा, उसमें कॉफी बीन था, सिग्मांड वाल्वुलस में कॉफी बीन या ओमेगा साइन था। इसमें आपको किडनी शेप मैच मिलेगा अल्ट्रासाउंड के अंदर, या फिर आपको टारगेट या बुल्स आई लीजन देखने को मिलेगी ट्रांसवर्स व्यू पर। बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा में क्या मिलेगा, ओके, बेरियम एनीमा में आपको क्लास साइन देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन में सॉसेज शेप मैच होगा, ओके, ठीक है। और बाकी राइट इलिक फोसम एम्प्टीनेस हो गया, जिसको बोलते हैं साइंस ऑफ डांस बोलते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, मैनेजमेंट में यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करती है, ओके। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करेगी बाय कॉन्ट्रास्ट एजेंट है या एयर एनीमा, बेरियम एनीमा या एयर एनीमा से ठीक करते हैं। और अगर इससे कहने का मतलब हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन फेल हो जाती है तो आपने सर्जरी करनी होती है, ओके। इलियोकोलेक्टमी प्लस प्राइमरी एनास्टोमोसिस आपने करना होता है, क्लियर। तो इंटरसेप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद अपेंडिक्स वाला, अपेंडिक्स के लिए एक स्कोर यूज करते हैं जिसका नाम है अल्वेराडो या वेंट्रल स्कोर होते हैं, जिसमें आपका एम से होगा माइग्रेटरी पेन, रट्टा मार लेना एलटी, ल्यूकोसाइटोसिस और टेंडरनेस इन राइट इलिक फोसस के 2 पॉइंट्स होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। लाइक हम ये कहते हैं, अच्छा, और अपेंडिक्स की बेस हमेशा कांस्टेंट होती है, और ओके। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो रेट्रोसिकल होती है और लेस कॉमन पोस्ट आइलियल होती है। अच्छा, अल्वेराडो स्कोर बता रहा था अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, तो उसका निमोनिक है, मेंट्रल्स, एम से माइग्रेटरी पेन होता है, ए से एनोरेक्सिया होता है, एन से नोजिया वॉमिटिंग होती है, टी से टेंडरनेस होती है, आर से रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है, ई से आपको एलिवेटेड टेम्परेचर देखने को मिलता है, एल से ल्यूकोसाइटोसिस होता है, और एस से क्या होता है, शिफ्ट टू द लेफ्ट देखने को मिलता है। और अगर 7 से ऊपर हो तो आपने डायग्नोस बना लेना है, लाइक अगर 1 से 4 हो तो माइनस नेगेटिव अपेंडिसाइटिस है, 5 लेकर 6 है तो इक्विवोकल है, जिसमें आपने कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करना है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। 7 से लेकर 8 है तो लाइकली डायग्नोसिस, और 9 से लेकर 10 है तो आपने डायग्नोसिस आपका कंफर्म हो जाता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा अल्वेराडो स्कोर के बारे में। अब अपेंडिसाइटिस के लिए अपेंडेक्टमी वगैरह करते हैं। अच्छा, अपेंडिसाइटिस में कुछ साइन भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक आपको ऑब्चुलेटर साइन है जिसमें इंटरनल फ्लेक्स्ड हिप की इंटरनल रोटेशन की वजह से आपको देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है राइट इलिक फोसा में, तो वो पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रॉक्सिंग साइन है। और जो सोज साइन होता है इसमें क्या होता है, हिप की एक्सटेंशन करने पर, ओके, या थाई के एक्सटेंशन करने की वजह से आपको पेन देखने को मिलता है, ये आपको रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। और अपेंडेक्टमी के क्या स्टेप्स होते हैं, अपेंडेक्टमी में पहले प्री और प्रिपरेशन करते हैं, लाइक जिया देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते होते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ओके, और कंसर्न वगैरह ले लेते हैं। इंसिजन के अंदर क्या, स्किन इंसिजन, रट्टा मार लेना, 4 तरह के इंसिजन होते हैं, ग्रिड आयरन है, दूसरा लेंस इंसिजन है, ट्रांसवर्स के लेंस इंसिजन है, दूसरा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, और चौथा क्या आ जाएगा आपका लोअर मिड लाइन इंसिजन होता है, ओके। जो ग्रिड आयरन इंसिजन है ये मसल स्प्लिटिंग इंसिजन होता है, जबकि जो होता है आपका रदरफोर्ड मॉरिसन है कटिंग, मसल कटिंग इंसिजन होता है। ग्रिड आयरन इंसिजन के अंदर जो स्पाइनोमलाइकल लाइन है लैटरल 2/3 और मीडियल 1/3 के जंक्शन पे, और ओके, सॉरी, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे जो पड़ी होती है मैकबर्नीस पॉइंट, ओके। हाँ, इस पे आप इंसिजन देते होते हैं, ओके, क्लियर। तो लैटरल, वैसे लैटरल 2/3 और मीडियल 2 हुआ ना, चलो खैर है, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे पड़ी होती है, ओके। वहाँ पे आप मैकबर्नीस पॉइंट पे हम इंसिजन देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन। सेम इंसिजन को बोलते हैं रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, लेकिन इसमें मसल को कट कर देते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स के लेंस इंसिजन होता है, अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। अब एब्डोमिनल वाले इंसिजन क्या होते हैं, एब्डोमेन में आपने सबटेनियस टिश्यू को, फेशिया स्कार्पा को, एक्सटर्नल ओब्लिक को इंसिजन से कर देना है, इंटरनल ओब्लिक को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को आपने सेपरेट करना होता है, और फिर आपने पेरिटोनियम कैविटी को ओपन करना होता है। फिर आप पेरिटोनियल कैविटी को ओपन कर लिया, सबसे पहले आपने देखना है, ओके, सीकम को पहचाना है। सीकम कैसे पहचानोगे, टीनिया कुलाई देखोगे, जहाँ पे टीनिया कुलाई है तो वहाँ पे सीकम, और सीकम की बेस पर आपको क्या मिलेगा, अपेंडिक्स मिलेगा। सबसे पहले आपने फिंगर से आपने इन्फ्लेमेटरी एडिशन को ब्रेक करना होता है, ओके, और फिर आपने क्या करना होता है, ओके, ठीक है, ओके। फिर आपने उसको एडिशंस को आपने हुक आउट करना होता है, ओके, बैक हुक से। फिर आपने क्या करना होता है, आपने बेस ऑफ मीजो अपेंडिक्स को काट देना है आर्टरी फोर्सेप्स से। फिर आपने जो अपेंडिक्स को फ्री कर देना है विद द सीकम विद आर्टरी फोर्सेप्स है। फिर आपने उसको फिर आपने क्या करना होता है, जो क्रश पोर्शन है उसको आपने एब्जॉर्बेबल सूचर इस्तेमाल करने हैं 3/0 वाले, और अपेंडिक्स को अपने बाहर निकाल लेना है। फिर आपने हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, पेरिटोनियम को क्लोज करना है विक्राइल 3/0 सूचर से। इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को विक्राइल नंबर 1 सूचर से करते हैं, ओके, क्योंकि इनके तो आपने काटा नहीं था, डिवाइड किया था, बाकी मसल्स को क्लोज कर देंगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपको नॉर्मल अपेंडिक्स मिले लाइक, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, मैकल डायवर्टिकुलाइटिस या टर्मिनल इलियाटिस हो सकता है, मतलब अपेंडिसाइटिस वाले फीचर है, लेकिन पेरिटोनियल कैविटी खोला तो आपको अपेंडिक्स नॉर्मल मिला है, तो टर्मिनल इलियाटिस में या मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस में या ट्यूबोवेरियन कॉजेस में देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो इस केस में ज़्यादातर कुछ केसेज़ में ना कहते हैं अपेंडिक्स को भी निकाल ही देते हैं साथ के, बाद में कभी ना कभी तो अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, तो निकाल ही दो। हमने पेट खोल दिए तो फिर अपेंडिक्स में निकाल ही दो। आगे देख लेते हैं कॉमन इंसिजन ऑफ अपेंडेक्टमी। तो अपेंडेक्टमी के कौन-कौन से इंसिजन होते हैं? ग्रिड इंसिजन होता है, ट्रांसवर्स लैंस इंसिजन होता है। वही ग्रिड इंसिजन मैकबर्नी पॉइंट्स पे होता है, ओके, उससे परपेंडिकुलर होता है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटिंग टू द इंसिजन, तो इंसिजन की वजह से हैमरेज, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एब्सेस बन सकती है, फिस्टुला वगैरह बन सकता होता है। अब मैं से राइट इलिक फोसा, तो क्या-क्या डिफरेंशियल बन सकती है? इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, पेरिपेंडिकुलर फ्लेगमोन है, ओके, एक्टिनोमाइसिस है, ओके, क्रॉन्स डिजीज, एक्टिनोमाइसिस है, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है, इलियक लिम्फेडिनाइटिस देखने को मिलता है, ओवेरियन कार्सिनोमा और ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट है। क्लियर? ऐसे इन्वेस्टिगेशन में ब्लड एग्जामिनेशन है, ओके, सही है। बेरियम एनीमा एंड बेरियम विल फॉलो थ्रू है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एंडोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी बायोप्सी कराते हैं, ओके, सही है। इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेनली कर रहे हैं, और अस्का वाली क्रॉन्स के लिए और पी अनका कराते होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अपेंडिकुलर लंप है, हिस्ट्री में क्या-क्या सवाल पूछे, पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग वाले इसे छोड़ ही देते हैं। अच्छा, अपेंडिकुलर लंप पे जो मैनेजमेंट होती है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, जिसको बोलते हैं ओशनर शाइन रेजिमेंट। ओके, इसमें कुछ भी नहीं देते, एनपीओ है, आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, सेफलोस्पोरिन, माइनोग्लाइकोसाइड या मेट्रोनिडाज़ोल, जिसको बोलते हैं एएम कैम या एएमसी से रट्टा मार सकते हो, ट्रिपल रेजिमेंट। आईवी फ्लूइड्स देते हैं, मैथ्स को रिपोर्ट करेंगे, टीपीआर चार्ट बनाते हैं, टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेटरी रेट का 4 घंटों के बाद, रायल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं, कंट्रास्ट सिग्नल सीटी स्कैन करते हैं। अगर कोई एब्सेस बन गया, अगर एब्सेस बन गई है तो आपने ट्रेन कर देना है, ओके। फिर आपने पेशेंट को 3 से लेकर 4 दिन बाद असेस करना होता है। अगर पेशेंट रिकवर कर गया तो आपने डिस्चार्ज करना और इंटरवल अपेंडेक्टमी करनी है 6 से लेकर 8 हफ्ते पर। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपने, ओके, क्या करना है, ओके, डिसकंटिन्यू करना है रेजिमेंट को और एब्सेस को ट्रेन कर लेना है। एक्स्ट्रा पेरिटोरियल ड्रेनेज आपने करनी होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। हाँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एनल कैनाल का डिजीज़ आ जाते हैं, ओके। अच्छा, एनल कैनाल का जो कैंसर होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, उसमें नाइग्रो रेजिमेन करते हैं, कीमो रेडिएशन वाला, ठीक है। अब एनल फिशर के पे आ जाते हैं, एनल फिशर या फिशर इन इनोमा रहते हैं, ओके, सही है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, इसके बाद इनर फिस्टुला भी पढ़ना हमने, जो कि इंटरसेप्टिंग टाइप का होता है। अच्छा, जो इनर फिशर होता है, ओके, ये 6 ओ क्लॉक पोजीशन पे होता है, पोस्टीरियर मिड लाइन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, क्लियर। और हम कह सकते हैं कि इसमें सीवियर पेन होता है डेफिकेशन पर। अब रट्टा मार लेना कि जो पेनफुल कंडीशन है इनर कैनाल की वो कौन-कौन सी होती है। एक तो आपका एनल फिशर हो जाएगा, एनल फिस्टुला हो जाएगा, अगर 4th डिग्री हेमोरॉइड्स है जो कि थ्रोम्बोसिस या प्रोलैप्स हो चुका है, इनोरेक्टल एब्सेस है, प्रूराइटस एनाई है, फिस्टुला है, फिशर है, पाइलोनेडल साइनस, ये सारी पेनफुल कंडीशन होती है। तो व्हाट इज़ एनल फिशर? फिशर इन एनो या एनल फिशर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट होता है इन द एनोडर्म ऑफ डिस्टल एनल कैनाल, ओके, सही है। इन द एनोडर्म ऑफ डिस्टल एनल कैनाल, जो कि एक्सटेंड करता है इनल वर्ड से लेकर प्रॉक्सिमली, बट डज़ नॉट बियॉन्ड द डेंटेट लाइन, ओके, क्लियर। डेंटेट लाइन से एक्सटेंड नहीं करता होता, क्लियर। तो ये डिस्टल एनल कैनाल में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद मैनेजमेंट आ जाते हैं कि मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी होती है। कंजर्वेटिव में आपकी एक्यूट और क्रॉनिक आ जाती है, एक्यूट में 6 हफ्तों से पहले और क्रॉनिक में 6 हफ्तों के बाद है। और एनल कैनाल के डिजीज़ में रट्टा मार लेना कि सबसे पहले आप क्या हाई फाइबर डाइट देते होते हैं ताकि हम स्टूल का बल्क बना लें, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लें, ओके। हाई फाइबर डाइट दे देंगे, इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर देंगे, स्टूल सॉफ्टनर एसिड्स बाद दे देंगे और एडिक्वेट वाटर इनटेक देंगे, और वार्म बाथ और सीड्स बाद दे देंगे, ज़ाइलोकेन दे देंगे। क्रोनिक एनल फिशर है, 6 हफ्तों से ज़्यादा का है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर देते हैं ताकि एनओ दे देती है, लाइक ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट और डिल्टियाज़िम है, ताकि इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर सके। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन देके इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए, या मैनुअली डायलेट करेंगे इनस को, क्लियर, सही हो गया। सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में अगर ये फेल हो जाती है ऊपर वाली, तो आपने नोटारास, लैटरल, इंटरनल स्फिंक्टरोटमी करनी होती है, इनर एडवांसमेंट फ्लैप आपने करनी होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एनल फिशर अगर 6 हफ्तों का है तो 6 हफ्तों का है तो उसमें हाइपरट्रॉफिड होती है, एनल पैपिला की होती है, सेंटिनल टैग्स देखने को मिलते हैं, यानी हाइपरट्रॉफिक पैपिले, सेंटिनल टैग्स होते हैं, और ओके, डीप कैनियो शेप अल्सर देखने को मिलते हैं, ओके। अब इसकी जो लोकेशन होती है मोस्ट कॉमनली जो पोस्टीरियर मिड लाइन होती है, ओके, वो क्यों होती है? वो हार्ट स्ट्रेंट इवैक्यूएशन की या हार्ट स्टूल की इस्कीमिक इंजरी है, ओके, यानी हार्ट स्टूल की वजह से इस्कीमिक इंजरी है, इसकी वजह से क्या होती है? पोस्टीरियर मिड लाइन फिशर देखने को मिलता है। जो इंटीरियर मिड लाइन फिशर होता है वो वजाइनल डिलीवरी में देखने को मिलता है, और जो एक्टोपिक वाला वो सिनिस्टर कॉस्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब हेमोरॉइड्स पे आ जाते हैं। हेमोरॉइड्स मोस्ट कॉमन होते हैं इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से ज़्यादा होती है, लाइक ओबेसिटी या कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकते होते हैं, क्लियर। तो इसके बाद आ जाते हैं, ये आपको प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 3, 7, 11 पे होते हैं, जबकि वो कहाँ पे था? एनल फिशर 6 ओ क्लॉक पे था, पोस्टीरियर मिड लाइन पे था। ब्राइट रेड पेलनेस ब्लीडिंग होती है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है, प्रोलैप्स भी हो सकता है, पेन होगा ओनली प्रोलैप्स पर। अब इसके आ जाते हैं
डिग्रीज़ पे आ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री क्या होगा, फर्स्ट डिग्री में कोई प्रोलैप्स नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है। सेकंड डिग्री में क्या होता है, प्रोलैप्स होता है लेकिन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है स्पॉन्टेनियसली है। थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है। फोर्थ डिग्री में परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सारी हमने डिग्रीज़ पढ़ ली है। फर्स्ट डिग्री में कोई प्रोलैप्स नहीं, सेकंड डिग्री में स्पॉन्टेनियसली चला जाता है, थर्ड में मैनुअली और फोर्थ में परमानेंटली चला जाता है, परमानेंटली प्रोलैप्स होता है। अब हेमेटोटेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ओके, निमोनिक है पार। ओके, अर्ली में क्या होगा, पेन होगा, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन और रिएक्शनरी हेमरेज होगा। और लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होती है, सांसी होती है। ओके, ओके, सांसी में क्या है, स्ट्रक्चर होगा एनल किनार का। ऐसे सेकेंडरी हेमरेज या एनल स्ट्रक्चर ऐसा म्यूकोजल एब्सेस और आइस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती होती है। क्लियर? आपको ये भी पता है कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं ना, हेमोरॉइड्स ओके, सिम्प्टोमेटिक एनल कुशन होती है। एनल कुशन में 3 चीज़ें होती हैं, रेक्टल म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ब्लड वेसल होती है। ओके, तो हेमोरॉइड्स आके आपको बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के मेनली, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाले डेंटेड एंड से ऊपर होते हैं और ये पेनलेस होते हैं, 3 7 11 क्लॉक पे होते हैं। एक्सटर्नल वाले बिलो डेंटेड लाइन से नीचे होते हैं। ओके, पेनफुल होते हैं और ये इंफीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सिस की वजह से होते हैं, किसी भी दूसरे साइड्स पे आपको देखने को मिल सकते होते हैं। वैसे प्राइमरी हेमोरॉइड 3 7 11 पे होते हैं, सेकेंडरी वाले किसी भी जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो आपको कैंसर ऑफ एनोरेक्टम की वजह से, साइटिस की वजह से देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया? तो अगर जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं, पेनलेस होते हैं, इनके लिए आपने बैंड लाइगेशन करनी होती है। क्लियर? रबर बैंड लाइगेशन। और अगर एक्सटर्नल है तो आपने एक सीएन करनी होती है। ओके, तो सेकंड अगर क्या करता है इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इंस्पेक्शन है थर्ड और फोर्थ डिग्री को देखने के लिए डीआरई करेंगे। और एंडोस्कोपी में प्रोक्टोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन का चॉइस होता है। प्रोक्टोस्कोपी के कुछ डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक इंडिकेशन होती है। डायग्नोस्टिक में आपका हेमोरॉइड्स आ जाता है। ओके, हेमोरॉइड्स को डायग्नोस करने के लिए, इनर किनारे के ट्यूमर के अल्सर को देखने के लिए, और ट्रीटमेंट में पॉलीपेक्टमी या सेक्युलराइजिंग एजेंट डालना है हेमोरॉइड्स में। और वो कौन सा होता है, 5% फिनोलिन आलमंड होता है। क्लियर? ठीक हो गया? अब इसकी मैनेजमेंट आ जाते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री के, तो आपने क्या करना होता है, ओके, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या फिर आपने नॉन ऑपरेटिव टेक्निक करनी होती है। कंजर्वेटिव में आपका भी आपने हाई फाइबर डाइट देनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन को हम कम कर सकें, स्टूल के बल को बढ़ा दें, वाटर इनटेक को बढ़ा देना होता है। ठीक हो गया? इसके अलावा आपने सिट्स बाथ देने होते हैं और आपने स्ट्रेनिंग को वाइट करना होता है, स्टूल सॉफ्टनर देने होते हैं। नॉन ऑपरेटिव में आपका इंजेक्शन सक्लेरोथेरेपी आ जाता है, जिसको मिचल इंजेक्शन भी कहते हैं। इसमें 5% फिनोलिन आलमंड देते होते हैं, क्लियर, इनटू द ब्लड वेसल ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड। दूसरा रबर बैंड लाइगेशन होती है। रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है, स्मॉल रबर बैंड अप्लाई करते हैं अराउंड द बेस ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड। ओके, और इसके बाद इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन और लास्ट में डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन है। तो इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन और डॉपलर गाइडेड, ओके, हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन है। और जो ऑपरेटिव टेक्निक होती है, ये हम फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में करते हैं, सेकंड डिग्री वाले जो कि ठीक नहीं हो रहे। बाकी फाइब्रोस्ट हेमोरॉइड्स या मिक्स्ड हेमोरॉइड्स में भी आप करते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, अच्छा, हेमोरॉइड्स हो जाएगा। हेमोरॉइड्स के डिफरेंशियल में रेक्टल प्रोलैप्स या रेक्टल पॉलिप्स या रेक्टल प्रोलैप्स होता है। रेक्टल प्रोलैप्स में आपको पता है थियर्स प्रोसीजर करते हैं, इलास्टिक टेप इस्तेमाल करते होते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइडक्टमी जो बेस्ट होती है वो स्टेपल्ड हेमोरॉइडक्टमी करते होते हैं। ओके, बेस्ट कौन सी होती है, स्टेपल्ड वाली करते हैं। ओपन के सवाल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अच्छा, तो ओपन को बोलते हैं मिलीगन मॉर्गन ऑपरेशन कहते हैं। क्लोज्ड को हम फर्ग्यूसन बोलते हैं, क्लोज्ड को फर्ग्यूसन कहते हैं। स्टेपल्ड को हम बोलते हैं लॉन्गो ऑपरेशन कहते हैं। ओके, और तीसरा वाइड फील्ड सबम्यूकोसल हेमेटोटमी। तो ओपन, क्लोज्ड और स्टेपल्ड है। स्टेपल्ड को क्या बोलते हैं, लॉन्गो ऑपरेशन कहते हैं। ओके, क्लोज्ड को क्या बोलते हैं, फर्ग्यूसन ऑपरेशन कहते होते हैं। क्लियर? ठीक है? अब हेमेटोटमी की स्टेप्स वगैरह पूछ रही है, तो हेमेटोटमी में क्या क्या सबसे पहले प्री ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, लाइक आप हुई कि आप स्टूल सॉफ्टनर दे दोगे, सर्जरी से पहले प्री ऑफ एनीमा दे दोगे ताकि रेक्टम को खाली कर सके। और इसकी जो पोजीशन होती है वो जैक नाइफ पोजीशन होती है, प्रोनी जैक नाइफ पोजीशन है। शेव करेंगे पेरिनियल स्किन को। ओके, ये पाइलोनाइडल साइनस में भी करते होते हैं। अब ओपन हेमराडेक्टमी में, जिसको मिली मॉर्गन ऑपरेशन कहते हैं, सबसे पहले क्या देंगे, इनोडर्म में हम एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे देंगे। ओके, फिर हम इनर किनार को स्ट्रेच करेंगे, इनर स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पाल के टिश्यू का ग्राफ्स कर लेंगे आर्टरी के फोर्सेप्स से। फिर हम इन्वर्टेड वी शेप्स इंसिजन देंगे विद सीजर या कटिंग डायथर्मी एट म्यूकोक्टेरियन जंक्शन है। फिर आर्टरी फोर्सेप्स को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और इंसर्ट राइट इंडेक्स फिंगर इनटू इनर किनार है। और फिर क्या करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे पाइल माइस में इंटरनल स्फिंक्टर में। ओके, फिर आपने क्या करना होता है, स्टिचर से आपने रिपेयर करना होता है। इन शॉर्ट कि आप क्या कर रहे हो, ओके, आप डाइल्यूट एड्रिनलिन इंजेक्ट कर रहे हो, इनर किनार को स्ट्रेच कर रहे हो, पाइल टिश्यू को ग्रास्प कर रहे हो। ओके, बाकी हीमोस्टेसिस को मेंटेन कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है सर्जरी की, ओके, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है सर्जरी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके, स्ट्रैंगुलेशन, अल्सरेशन, गैंग्रीन है, बाकी पोर्टल पाइमा फाइब्रोसिस भी हो जाती है। डीडीज ऑफ हेमोरॉइड्स, तो हेमोरॉइड्स के डीडीज क्या क्या होते हैं, ओके, तो हेमोरॉइड्स में और एनल फिशर में और डायबिटिकुलोसिस को कैसे सेपरेट करते हैं। ओके, हेमोरॉइड्स में ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, साथ में आपको इचिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट मिलेगा। एनल फिशर में ब्लीडिंग के साथ सीवियर पेन होगा ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट्स। और डायबिटिकुलाइटिस में
डायवर्टिकुलोसिस में पेनलेस ब्लीडिंग होती है और चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स होती है। इसके बाद एनल फिस्टुला आ जाती है, एनल फिस्टुला या फिस्टुला इन एनो आ जाते हैं। इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे, गुडसाल रूल। गुडसाल रूल ये कहता है कि अगर एनल फिशर अगर इंटीरियर का एनल फिस्टुला अगर इंटीरियरली है तो वो स्ट्रेट जाएगा, और अगर पोस्टीरियरली है तो उसका पाथवे हो जाएगा। ओके, और ये इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एब्सेस हुई है, आपने इंसिजन ड्रेनेज किया, रप्चर हो गया तो फिस्टुला बन गया। और फिस्टुला क्या होता है? एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस लाइंड बाय एपिथेलियम। ओके, ठीक है, तो इसमें आपको इनोरेक्टल एब्सेस की हिस्ट्री मिलेगी, जिससे एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन और डिस्चार्ज देखने को मिलेगी कुछ ट्रैक में से। अब इसकी क्या होती है, इसका मेमोनी क्या होता है? इट्स एक्स्ट्रा रट्टा मारना। इंटरस्फिंक्टेरिक है, ट्रांसफिंक्टेरिक है, सुप्रास्फिंक्टेरिक और ई से क्या होगा? एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक होती है। ओके, इंटरस्फिंक्टेरिक वाली सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और ये स्फिंक्टर को क्रॉस नहीं करती। जो टू वाली थी ट्रांसफिंक्टेरिक, ओके, ये क्रॉस करती है दोनों को। सुप्रा वाली वो हायर होती है इंटरस्फिंक्टेरिक, और एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक वाली उसका कोई रिलेशन नहीं होता स्फिंक्टर के साथ। इसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन में सबक्यूटेनियस है, सबम्यूकोसल भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, गुड सा रूल ये बता दिया कि अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ओके, ठीक है, ओके, ये अगर कोई ट्रांसवर्स इनर लाइन से फिस्टुला एंटीरियरली पड़ा हुआ है तो वो उसका जो ट्रैक होगा वो स्ट्रेट पाथ पे होगा, रेडियली ओपन होगा इनर किनारे में। और अगर पोस्टीरियरली है तो वो क्या होगा? कर्व पाथ पे होगा उसका। क्लियर? ठीक है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या होती है? अगर इंटीरियर एक्सटर्नल ओपनिंग अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इनर मार्जिन से, तो ऐसा फिस्टुला क्या करते हैं? पोस्टीरियर मिड लाइन पे ट्रैक करते हैं। ठीक हो गया? और अगर एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है तो पोस्टीरियर वाले को फॉलो करते हैं रूल। इसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस एमआर फिस्टुलोग्राम वगैरह होती है। इसके अलावा एंडोइनल अल्ट्रासाउंड है, फिस्टुलोग्राफी कर सकते हैं और सीटी स्कैन कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अब ट्रीटमेंट में लो एनल फिस्टुला और हाई एनल फिस्टुला होता है। लो एनल फिस्टुला जो कि इनर स्फिंक्टर से नीचे पड़े, तो इनका क्या ट्रीटमेंट होता है? ओके, इसमें आप फिस्टुलोटमी करते हैं। ओके, क्योंकि फिस्टुलेक्टमी हाई एनल में करते हैं, बाकी कंजर्वेटिव आप पहले भी करते हैं। 3 गैप करते हैं लो एनल में, फिस्टुलोटमी, फिब्रिन प्लग और आ जाएगा फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन आ जाएगा। ओके, फिस्टुला प्लग और फिब्रिन ग्लू आ जाएगा। हाई के अंदर क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, लाइगेशन ऑफ इंटरनल, ओके, ligation of intersphincteric fistula tract, okay, lift ligation of okay, ligation of intersphincteric fistula tract। इसके अलावा सिटोन सुचर अप्लाई करते हैं। सिटोन क्या है? ओके, सुचर या रबर बैंड लाइगेशन सिटोन सुचर अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा और क्या एडवांसमेंट फ्लैप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिफ्ट है, सिटोन सुचर है, ओके, एसएलए से रट्टा मार सकते हैं। बाकी मिनिमली इन्वेसिव और दोनों के लिए करते हैं। लेजर अब्लेशन है या रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन है या वीडियो असिस्टेड इनर फिस्टुला ट्रीटमेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इनोरेक्टल एब्सेस वाले टॉपिक के अंदर। ओके, वैसे चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं खुद थक गया हूँ काफ़ी। इनोरेक्टल एब्सेस वाले में आ जाती है वेल लोकलाइज्ड पेन आपको देखने को मिलता है, पेनफुल थ्रॉबिंग स्वेलिंग देखने को मिलती है। ओके, यानी अगर कोई टेंडर स्वेलिंग है पेरी इनल एरिया में तो वो इनोरेक्टल पेरिनियल एब्सेस होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोई अगर एब्सेस पाइलोनोडल साइनस की है, बार्थुलिन एब्सेस फीमेल में या काउपर्स एब्सेस है, पीसीबी से रट्टा मार सकते हैं। वैसे पाइलोनोडल साइनस काउपर और बार्थुलिन। वन सेकंड, एमआरआई कराओगे, इसके अलावा और क्या करा सकते हैं? पेरिनियल या एनल अल्ट्रासाउंड करा लेंगे या प्रोक्टोसिग्माटोस्कोपी करा लेंगे। मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है वो पेरिनियल एब्सेस होती है और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई होता है। ओके, ट्रीटमेंट में सिट्स बाद एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देखिए, इंसिजन ड्रेनेज कर देगा, एनेस्थीसिया। हर्निया आ जाते हैं, हर्निया की डिफरेंट टाइप्स होती है। ओकल जो कि क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं होता, रिड्यूसिबल जो कि खुद ब खुद स्वेलिंग अपीयर होती है और डिसअपीयर हो जाती है, इरिड्यूसिबल जो कि स्वेलिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। एब्डोमेन में स्ट्रैंगुलेटेड पेनफुल स्वेलिंग है जिसकी वास्कुलर कंप्रोमाइज्ड हो गया है, सेप्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्टेड जिसमें गैंग्रीनियस पार्ट हो गया है। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 या हाइड्रोसील है। ठीक हो गया? ओके, बोनी हर्निया नहीं है। ठीक है, बाकी हर्निया के डिफरेंट स्टेप्स मैनेजमेंट में हर्नियोग्राफी, हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोटमी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर है, टीपी टैप कर सकते हैं, हर्नियोप्लास्टी वगैरह कर सकते होते हैं। क्लियर? ये सारे स्टेप्स होते हैं हर्निया के रिपेयर के। मेन क्या होता है? इमरजेंसी ओपन हर्निया रिपेयर करते हैं, इमरजेंसी में ओपन हर्निया रिपेयर है। और फीमोरल हर्निया के लिए लॉकवुड लेथिसियन और मैकार्डी करते हैं। और जो हर्नियोप्लास्टी होती है वो मैश मैश से करते हैं, लाइटन स्टील से। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपन हर्निया सर्जरी, तो अर्ली में ब्यूपा है, बी से ब्लीडिंग यूरिनेशन, बी से ब्लीडिंग यूरिनरी रिटेंशन, पी से पेन और ए से आ जाएगा एनेस्थेटिक रिलेटेड। ओके, और मीडियम से एसडब्ल्यूएस सिरोम और वुंड का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या है? पीटी या पेन और आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिल सकती है। अब लाइकनस्टेन मैश रिपेयर के स्टेप्स पूछे, सबसे पहले हर्नियोटमी करते हैं, स्किन के इंसिजन देते हैं, ओके, पैरेलल या 1.25 सेंटीमीटर अबव टू द, ओके, मीडियल 2/3 ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, यानी डीप रिंग वाली साइट है। फिर आपने सबटेनियस टिश्यू, फेशियल स्कार, एक्सटर्नल ओब्लिक को काट दिया, इंग्वानल कैनाल के कंटेंट को लिफ्ट किया और आपने सैक को सेपरेट किया कवरिंग से। ओके, और फिर आपने एक्साइज किया सैक को, फिर आपने हर्नियोग्राफी किया। फिर आपने क्या करना है? पहले पोस्टीरियर वाल को क्लियर करना है, क्रीमास्टिक मसल की होती है। फिर आपने पॉलीप्रोपाइलिन या प्रोलिन मैश अपन इस्तेमाल करना है पोस्टीरियर वाल ऑफ इंग्वानल कैनाल को। ओके, सही हो गया। और इसको इसके जो लोअर एज है उसको आपने जोड़ देना है इंग्वानल लिगामेंट से, उसके अपर एज को जोड़ देना है कॉन्जॉइंट टेंडन से यूजिंग प्रोलिन सूचर। बाकी आपने इनको क्लोज कर देना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ओके, मैं खुद थक गया हूँ काफ़ी।
अच्छा, मैनेजमेंट इन केस अगर पेशेंट ऑप्शनल शेयरिंग रेजिमेन को रिस्पॉन्ड कर जाता है तो आपने कुछ नहीं करना होता, इंटरवल एपेंडेक्टमी करनी होती है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फीमोरल हर्निया तो हाई अप्रोच होती है। लॉकवुड लुथीसियन मैकार्डी, जो हाई अप्रोच कौन सी है? ओके, आई थिंक मैकार्डी वाली है। ओके, ठीक है। नहीं, लॉकवुड लुथीसियन मैकार्डी, मैकार्डी होगा। अच्छा, फिर इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पैराम्बलाइकल हर्निया। पैराम्बलाइकल हर्निया 1.8 सेंटीमीटर का, तो आपने मेयर्स रिपेयर करना होता है, मायोस रिपेयर, सॉरी, मायोस रिपेयर करना होता है अम्बलाइकल पैराम्बलाइकल हर्निया में। मोस्ट कॉमन इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस, पेल्विक एब्सेस आपको देखने को मिलती है, जबकि पेल्विक एब्सेस में मोस्ट कॉमन पेरिनेल एब्सेस देखने को मिलती होती है। पेशेंट विद राइट इलिक फोसा है, रेडिली फोसा और मैथ्स और इवनिंग राइज और टेम्परेचर है, तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। ड्यूक स्टेज ए का 90 होता है, बी का 60 और 3 सी का 30 होता है और डी में 15% आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो एंटीजन की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन सेंसिटिव मोडालिटी फॉर इंटरसेप्शन तो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन आप कराते होते हैं। बाकी क्लास में आपको पेरियम में देखने को मिलता है। सीटी स्कैन मोस्ट सेंसिटिव होती है, इसमें आपको सॉसेज शेप मैथ देखने को मिलता है। इन्वेस्टिग डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका अल्ट्रासाउंड होता है और बेरियम आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और सेंसिटिव आपकी सीटी स्कैन होती है। हर एक में आपको स्पेसिफिक साइन मिलते हैं, लाइक बेरियम में क्लास साइन होता है, अल्ट्रासाउंड में किडनी शेप मैच, लॉन्गिट्यूडनल व्यू में और टारगेट बुल्स आई साइन मिलेगा। ओके, सही है। जो टी स्टेज होती है, टी स्टेज अगर मस्कुलरिस अगर इन्वेट कर रहा है बट नॉट थ्रू द मस्कुलर लिया, ओके, ठीक है। ओके, यानी अगर इन्वेट कर रहा है सबम्यूकोसा के अंदर है तो T1 आ जाएगा। ओके, सबम्यूकोसा अगर T2 है तो मस्कुलरिस प्रोप्रिया में T3 आ जाएगा, सब सिरोजा वाले को। ओके, T4 में सिरोजा वाले को आ जाएगा। ओके, रिकरेंस को रिड्यूस करने के लिए रेक्टल के कैंसर में नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी करती है, कोलोन में आप एडजुवेंट कीमोथेरेपी करती है। इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड तो पेरिनल एब्सेस वगैरह करा देता होता है, जिसमें आपको पेरिनल स्वेलिंग देखने को मिलती है। ओके, इंटरवेंशन डन टू वाइट एनल स्टेनोसिस आफ्टर मिलीगन मॉर्गन ऑपरेशन, तो आपने म्यूकोकुटेनियस ब्रीच आपने क्रिएट करना होता है। ऑब्चुलेटर साइन क्या होगा? जबकि फ्लेक्स्ड होगा और इंटरनली रोटेटेड होगा, पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। ओस्टन शेरिन रेजिमेंट अपेंडिकुलर मास में करते होते हैं। ओके, बट टू नॉट चेक आफ्टर अपेंडेक्टमी, अपेंडेक्टमी के बाद फुल एग्जामिनेशन नहीं करते होते, चेक जरूरत नहीं होती। कॉफी बीन या ओमेगा साइन एक्सरे पे तो सिगमेंट वल्वुलस में होता है। पेरिम्बलाइकल पेन और रिजिडिटी है तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, पेन देखने को मिलता है पेरिम्बलाइकस का। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट हर्निया तो लाइकन स्टीन रिपेयर होता है। पैराम्बलाइकल हर्निया एक्सरे का 2 सेंटीमीटर का, तो आपने मायोस रिपेयर आपने करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ पेल्विक एब्सेस तो अपनी रेक्टल एस्पायरेशन इंसिजन ड्रेनेज करनी होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑब्स्ट्रक्शन में या बेरियम मील फॉलो थ्रू में थ्रू द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, 6 ब्लड स्टूल है, पल्स 90 है, ये साल बढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये मॉडरेट टाइप में लिखा हुआ है, 1 मिनट में चेक कर लो उसका। मॉडरेट में वैसे 4 से लेकर 6 होता है, पल्स 90 है। ओके, ESR रेस्ट है, वैसे सीवियर होना चाहिए था, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। क्लियर, मतलब 6 से ज़्यादा होता है उसमें। ओके, पेन और डेफिकेशन है तो वो आपको एक्यूट एनल फिशन में देखने को मिलता है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनल फिस्टुला या एनल एब्सेस के लिए एमआरआई आपको देखने को मिलती होती है। ओके, फर्स्ट सिम्पटम ऑफ रेक्टल कैंसर तो पैरेक्टल ब्लीडिंग होती है। फ्रंट लाइक मैस और पैरेक्टल ब्लीडिंग है तो ये विलस एडिनोमा में होता है, हाइपोक्लीमिया करा देते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव साइन ये पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है। ओके, सही है। अगर हाई ओके, हाई लाइंग फिस्टुला है, हाई लाइंग फिस्टुला का मतलब है और 2 ओपनिंग्स एक्सटर्नल 2 o'clock पे और इंटरनल आपको डेंटेड लाइन पे है, तो आपने सिट ऑन ऑपरेशन करना होता है। ओके, रिकरेंस के रेट में बाकी लिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, और एनल एडवांसमेंट फ्लैप वगैरह भी कर सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फॉर हाई रिस्क। ओके, अच्छा सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस और साइंस ऑफ परफोरेशन है तो आपने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करानी होती है। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? कोलोरेक्टल कैंसर में कोलोनोस्कोपी होती है। ओके, 5 ईयरली, वैसे 10 साल के बाद कराते होते हैं। ओके, 50 साल के ऊपर। ओके, रेफरेंस पॉइंट फॉर लेबलिंग फिस्टुला हाई और लो तो वो इनोरेक्टल रिंग होती है, जिससे ऊपर होगा लो, ऊपर होगा हाई और उससे नीचे होगा लो। लो वाले के लिए क्या क्या मैंने बताया था, फिस्टुलॉटमी था, फिब्रिन प्लग था और फिब्रिन ग्लू इंजेक्शन थी। क्लियर। इसके बाद है कि मैस मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट इलिक फोसा से लेकर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में जाना है तो वो मेसेंटेरिक सिस्ट होती है। पॉजिटिव फिंगर क्लिएंट या सिंगुलर हर्निया में देखने को मिलता होता है। पेन विल अकर एट द मोमेंट्स इन रेट्रोसेकल अपेंडिक्स। ओके, ठीक है। ओके, तो कब होगी? एक्सटेंशन पे देखने को मिलती है, इलियोस्पाइस साइन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद फर्स्ट टाइम सडन पेन राइट इलिक फोसा विद रैपिड पल्स है तो ये परफोरेटेड अपेंडिक्स है। शॉर्टकट सिंड्रोम की वजह से स्ट्रीटोरिया हो जाएगा। पेनफुल डेफिकेशन विद स्ट्रीक ऑफ ब्लड ऑफ पेशेंट डीआरई नहीं करा तो एनल फिशर है। बेस्ट मेथड फॉर स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर। ओके, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई गलत लिखा हुआ है। ओके, 5 सेंटीमीटर तक है तो अब एपीआर करना होता है, ज़्यादा हो तो लो एंटीरियर डिसेक्शन करना होता है। क्लियर। बेस्ट मेथड फॉर मैच 2 सेंटीमीटर जस्ट अबव द इनर किनाल तो वही है, एपीआर करना होता है। स्वेलिंग बिलो द इंग्वानल लिगामेंट इन फीमेल है कॉजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इनकार्सिरेटेड फीमोरल हर्निया, रेड करंट जूली स्पुटम स्टूल आपको इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। वॉमिटिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन है लेकिन रेक्टम एम्प्टी है तो सिग्मॉइड वाल्वुलस है। ओके, कोबलस्टोन अपीयरेंस आपको क्रॉस डिसीज में देखने को मिलती है। ओलिव मैस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर ओलिव मैस है तो वो पायलोरिक स्टेनोसिस में होता है। ओके, जबकि सॉसेज शेप मैच हो तो वो इंटरसेप्शन था। अच्छा, पायलोरिक स्टेनोसिस के लिए रैमस्टेड पायलोरा मायोटॉमी करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद ब्लड और म्यूकस है, डेफिकेशन
पर ओके, तो कोलोरेक्टल कैंसर है, स्लाइड पायरेक्सिया और वॉमिटिंग आपको अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। सीवियर पेन इन इंग्वानल रीजन तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की वजह से देखने को मिलता होता है। अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, अल्सर है 2 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज, ओके, तो कोलोरेक्टल कैंसर है। पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन और ब्लीडिंग एनल फिशन में होती है। टॉक्सिक माइक्रोकोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक या फिर रिकरेंट है तो आपने इसके लिए सीटोन ऑपरेशन करना होता है। सिम्पटम ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, तो इसमें क्या होता है, सिम्पटम लैक्टेट का बढ़ जाना है, सिम्पटम नहीं है, साइन है। डूई मास इन राइट कोलोन, वैसे तो एंटेरोसील में देखने को मिलता होता है, ओमेंटोसील में सॉरी। साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड पाल्पेबल गॉलब्लैडर कार्सिनोमा ऑफ हेडोपेनक्रियास में देखने को मिलता होता है। क्लियर कंप्लेंट्स ऑफ डिस्चार्ज एंड कोपियस इरिगेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, ओके ठीक है, ओके। तो पेल्विक एब्सेस बन गई है, ओके। वैसे डिस्चार्ज तो फिस्टुला में भी होता है। मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर 4 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज है, तो एपीआर करते होते हैं। मैथ एंड राइट इलिक फॉर राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं, जिसमें आप आईलिएम को निकाल देते हैं, ओके, सीकम और स्टैंडिंग कोलन को निकाल देते हैं। क्लियर। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए आप फीकल लोकल ब्लड टेस्टिंग और कोलोनोस्कोपी कराते हैं। एनियल फिस्टुला के लिए एमआरआई होती है। फोर्सेप्स यूज्ड टू होल्ड अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए बैक ऑफ फोर्सेप होता है। इनडायरेक्ट हर्निया लैटरल होता है, मीडियल वाला डायरेक्ट हर्निया होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर नॉन रिसेक्टेबल मास इन लोअर रेक्टम, तो आपने बायोप्सी प्लस कोलोस्टोमी करनी होती है। रेमिटेंट और हाई ग्रेड फीवर है तो इनडायरेक्ट परफोरेशन हो गया। काज ऑफ फीवर आफ्टर पेंडेक्टमी, तो सब फ्लैनिक एब्सेस बन गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है पेंडेक्टमी के बाद। मोस्ट कॉमन पॉलिप एसोसिएटेड फैमिली पॉलीपोसिस और एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है। मिड लाइन एब्डोमिनल डिफेक्ट है, न्यूनेट में तो अम्बिलिकल नहीं होता है। 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का तो आपने मायोस रिपेयर करनी होती है। पेन और डेफिकेशन विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लीडिंग, तो एक्यूट एनल फिशर है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, ब्लड ऑन डीआरई, रेड करंट, जारी स्टूल और लाइक विथड्रॉल है, तो इंटरसेप्शन है। ओस्टन शेलिन रेजिमेंट अपेंडिकुलर मास के लिए होता है। एब्सेस बन गया तो सीटी गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है, और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया तो अपेंडेक्टमी 6 से लेकर 8 हफ्तों के बाद करनी है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया मेल और फीमेल में इंडायरेक्ट हर्निया होता है, और मोस्ट कॉमन यही, ओके, मोस्ट कॉमन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया यही होता है। वैसे फैमिलर हर्निया सुना मैंने स्ट्रैंगुलेटेड वाला। ऑब्चुलेटर साइन आपको हिप फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन में देखने को मिलता है पेल्विक अपेंडिक्स में। जो आपको इलियोस्वास साइन होता है या स्वास साइन होता है, ये एक्सटेंशन पे देखने को मिलता है रेट्रोसाइकल अपेंडिक्स में। हर्शमैन डिजीज के लिए फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी करते हैं। मोस्ट कॉमन इंटर एब्डोमिनल एब्सेस कौन सी होती है, पेल्विक एब्सेस होती है। एनल रेक्टल वाली कौन सी होती है, पेरिनेल एब्सेस थी। साइंस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और कॉफी बीन या ओमेगा शेप साइन है, तो ये आपको सिग्मोइड वॉल्वुलस में देखने को मिलता होता है।